नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग थोड़ी बात कर लें क्योंकि एक चर्चा ये चल पड़ी है, क्या मोदी और अमित शाह जी अपनी ग्रिप खो रहे हैं? क्या वो जो एक उनका जोर था, जो शाइन थी, वो शाइन जा रही है, इत्यादि इत्यादि। सबसे पहले तो जरा जो ममता बनर्जी अभी दिल्ली गई और उन्होंने 4 दिन वहाँ रह के क्या किया, एक तो ये समझिए ममता बनर्जी ने 2024 की बिसात बिछा दी है। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि जब ऑपोजिशन रिएक्शन की जगह प्रोएक्टिव रोल में आ गई, मेरी समझ में। क्योंकि इस समय बीजेपी से ज़्यादा ये जो ऑपोजिशन के जो भी लोग हैं, चाहे वो ममता बनर्जी अकेले हों, लोग कोई कहेंगे 6 लोग हैं आपस में लड़ मरेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। क्योंकि मुद्दे बहुत से हैं। किसान मुद्दा है, पेगासस की जासूसी मुद्दा है, कोरोना का कुप्रबंधन मुद्दा है, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा है, जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस खत्म किए जा रहे हैं, पीएसयूज को बेचा जा रहा है, नेहरू के ऊपर सारा दोषारोपण किया जा रहा है, अब मतलब स्टेट वर्सेस स्टेट का आपस में झगड़ा हो रहा है, राकेश अस्थाना जैसे लोगों का अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये सब मुद्दे हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा ये है, और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो इलेक्शन में जाती है उसके लिए मेरे हिसाब से, और देश वालों के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है। 2019 इलेक्शन में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को 37% वोट मिले थे, और उसके बाद उसके पहले से चल रहा था, और अब और जोर शोर से हो गया है कि जब विपक्ष को आपकी जो बात, आपकी राय में हाँ ना मिलाए, वो सब लाइन से देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही हैं। कल मुझे अचंभा हुआ, एक अशोक अरोड़ा जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर हैं, मेरे साथ एक चर्चा में थे शनिवार को टॉकथॉन में। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद जो 124 से जो राष्ट्रद्रोह के मुकदमे हैं, वो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक के 96% राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह के मुकदमे 2014 के बाद हुए हैं। मेरे लिए नई खबर थी। क्या एक निर्वाचित प्रतिनिधि जिसको इस देश की जनता चुनती है, उसको बीजेपी का कोई भी आदमी सर्टिफिकेट देता है कि ये सब राष्ट्रद्रोही, ये राष्ट्रद्रोही, मतलब राष्ट्रद्रोही और राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले ये लोग हो गए हैं। मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर अपने बीजेपी के लोगों को कहते हैं ये ऑपोजिशन के एमपीज को बेनकाब करो, मतलब ये सब लोग नकाबपोश हैं। कौन सी नकाब लगाए हैं भाई? लेकिन तो मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी ने वो एक बिसात बिछा दी है। क्योंकि 2 लोगों का मैं जब करूंगा तो वो मैं साथ साथ चर्चा करूंगा, प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी का जो आने वाले समय में उनका क्या प्लान है, जो मैं समझ रहा हूं। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स इसलिए बता रहा हूं, तब आपको चीजें थोड़ा समझना और शार्पली फोकस हो जाएंगे। क्योंकि ममता बनर्जी जब काम कर रही हैं और आज उनके साथ प्रशांत किशोर हैं, तो वो फिगर्स की हरदम बात करते हैं, कहां कितने परसेंट वोट पड़ेगा, कौन कितने परसेंट पे जीतेंगे, क्या इत्यादि इत्यादि। सबसे पहले मैं 3 राज्यों की बात कर लूं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहां पे 21, 25 और 17 एमपी की सीटें हैं, कुल 63 सीटें। ये तीनों स्टेट का कोई नेशनल एस्पिरेशन आज की तारीख में नहीं है, और ये तीनों स्टेट को अगर आप ये कहें तो ये न्यूट्रल है। जिसकी केंद्र में सरकार होगी ये उसके साथ जाएंगे। इनको अपने स्टेट को की प्रगति करानी है, स्टेट में ही अपना दबदबा रखना है, और इनका कोई अभी नेशनल एस्पिरेशन दिखता नहीं है। मैं इस उसके साथ के कुछ लोग कहेंगे कि नहीं तेलंगाना के वो ऑपोजिशन के साथ जाएंगे, मैं उसको मान रहा हूं कि नहीं दिखता है। इन 63 एमपी सीटों में 43 सीट इन रीजनल 3 पार्टीज के पास है, बीजेपी के पास 12 सीट है। ये मैंने आपको बता दिया कि जिससे आसानी रहे। दूसरी कैटेगरी के 4 स्टेट को ले लीजिए। कर्नाटका 28 सीट, गुजरात 26 सीट, केरल 20 सीट, राजस्थान 25 सीट। ये कुल 99 सीट होती हैं। तो जैसे केरल में बीजेपी नहीं घुस पा रही है, गुजरात में कोई और नहीं घुस पा रहा है, 26 सीट 26 उनकी हैं। कर्नाटक और राजस्थान आप ये मान के चलिए आज की तारीख में मानो बराबर का है। तो इसलिए मोर और लेस ये जो सेकंड सीट है 99 सीट, इसमें दोनों का करीब बराबर का प्रदर्शन रहेगा। तो 63 सीट हो गई कैटेगरी 1, 99 सीट हो गई कैटेगरी बी। अब आप इन सबको अगर जो इससे पहले मैं आपको एक रोचक तथ्य और बता दूं। गुजरात में जहां 26 सीट हैं, उसमें 1999 में जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार, मतलब पूर्व 5 साल के लिए बनी, उससे पहले 2 बार अटल जी सरकार बना चुके थे 13 दिन और 13 महीने के लिए। तो वहां की 26 सीट में 99 में 20 सीट बीजेपी ने जीती थी, 6 सीट कांग्रेस में। 2004 में
मोदी जी मुख्यमंत्री बन गए थे और बिहार और गुजरात का गोल्डन पीरियड, गोल्डन के आगे क्या होता है, प्लेटिनम पीरियड, गोल्डन पीरियड, डायमंड पीरियड, ये सब शुरू हो चुका था। वाइब्रेंट गुजरात शुरू हो चुका था, इत्यादि इत्यादि। गोधरा हो चुका था, पोलराइजेशन ऑफ वोट हो चुका था। 2004 में 26 में से 14 ही सीट भाजपा को मिली थी, 12 सीट कांग्रेस को मिली थी। उसके बाद मोदी जी का जो वो रथ था वो और तेजी से दौड़ गया था, उसने बिल्कुल सबको तहस नहस कर दिया था। गुजरात को बिल्कुल प्रगति के सबसे आगे पथ पे कर दिया था, हिंदुस्तान से आगे निकला जा रहा था गुजरात। 2009 में 26 में से 15 सीट भाजपा को मिली थी, 11 सीट कांग्रेस को मिली थी। 2014 और 2019 में जब मोदी जी वहां नहीं थे, वहां के तब उनको 26 सीट 2014 में, 26 सीट 2019 में। तो क्या, जैसे जिस तरह की एक लॉजिक हमारे प्रशंसक लोग देते हैं, तो क्या ये माना जाए कि गुजरात से मोदी जी का जाना गुजरात वालों को अच्छा लगा? क्योंकि मोदी जी के जाते वो 26 सीट देने लगे। भाई मोदी जी के रहते उन्होंने 26 सीट नहीं दी। इसको आप जैसे चाहिए वैसे इंटरप्रेट कर लीजिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अब आपके पास, मैं सी कैटेगरी में आ रहा हूं, सी कैटेगरी, और उससे आप ये समझ लीजिएगा तो आपको ममता बनर्जी की जो भी मूव्स हैं वो समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 सीट और बड़े लीडर कौन? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव। महाराष्ट्र में 48 सीट, 48 सीट्स, बड़े लीडर कौन? शरद पवार, संजय राउत, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बाकी लोग। उसके बाद वेस्ट बंगाल 42 सीट्स, खुद ही सबसे बड़ी लीडर। उसके बाद कौन? बिहार 40 सीट्स, ऑपोजिशन के सबसे बड़े लीडर लालू और तेजस्वी यादव। तमिलनाडु में 39 सीट्स, सबसे बड़े लीडर इस समय जो पक्ष में हैं, जिनकी सरकार है, स्टैलिन। मध्य प्रदेश में 29 सीट्स, जहां पे जो विपक्ष के सबसे बड़े लीडर जो कांग्रेस से, कमलनाथ, जो अभी जिनको मुख्यमंत्री पद से अभी 1-1.5 साल पहले हटे हैं। तो ये जो मैंने आपको सी कैटेगरी की बताएं 6 राज्य, इनमें कुल 272 सीट हैं, 272 सीट्स। अब एक कैलकुलेशन जल्दी से और कर लीजिए, ये आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। देश की पार्लियामेंट में टोटल 543 सीट्स, 63 सीट वो राज्य जो न्यूट्रल हैं, जो ना इनके साथ हैं ना उनके साथ हैं, वो अपने राज्य का जो जहां पे भलाई होगी उसके साथ हैं, उसको कम कर दीजिए। और 99 सीट वो 4 राज्य जो मैंने आपको बताया जो बराबर पे छूटेंगे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, उसको कम कर दिए, तो बचे 381। 381 सीट्स में डिसाइड होगा कि देश में 2024 में कौन रूल करेगा। उस 381 सीट्स में 272 सीट्स इन 6 राज्यों में है, करीब 71% सीट्स। क्योंकि जो अन्य राज्य हैं उसमें 109 सीट हैं, यूनियन टेरिटरी और नॉर्थ ईस्ट के सारी स्टेट को मिला के 28 सीट आती हैं। ये सब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अन्य राज्यों की वो जो डी कैटेगरी मानी है उसमें 109 सीट हैं, लेकिन ये जो सी कैटेगरी की सीट हैं 272, ये 71% ऑफ 381 सीट्स हैं। अब इसका एक एक करके कर लीजिए कि क्या हो रहा है। सबसे पहली बात, ममता बनर्जी जब बंगाल से निकली दिल्ली के दौरे पे और ऑपोजिशन की यूनिटी को एक करने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने चलते ही पेगासस की जांच की कार्रवाई शुरू कर दी कैबिनेट अप्रूवल से, बिल्कुल लीगली। और किसको उस जांच में लगाया? ऐसे जजेस को लगाया जिनका स्पॉटलेस कैरियर है, मतलब उनके ऊपर कोई उनके जजी या उनके पोस्ट रिटायरमेंट के बाद उनके उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ऐसे बहुत से जज हैं, कोई साहब राज्यसभा में चले गए, कोई साहब लोक आयुक्त बन गए, कोई कहीं चले गए, किसी ने, लेकिन जस्टिस लोकूर और वो चीफ जस्टिस जो कलकत्ता हाई कोर्ट के स्पॉटलेस कैरियर, बढ़िया जजेस को लगाया और एक कमीशन बिठा दिया। अब वो तो कमीशन अपनी कार्रवाई करेगा। अब आ जाइए उसके बाद उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने कहा था 80 सीट वाले यहाँ पे आए। मुलायम सिंह फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, अब उनकी एज है, उनको थोड़े बीमार भी रहते हैं, अस्वस्थ हैं। अखिलेश ही कमान संभाले हुए हैं, अखिलेश से मिली। महाराष्ट्र में शरद पवार से बार बार मिल रही हैं, मतलब बातचीत हो रही है, प्रशांत किशोर जाके मिल रहे हैं। यहाँ पे संजय राउत शिवसेना वाले से, ठाकरे से बातचीत हो रही है। बिहार में कहा, बिहार का जो अपोजिशन का सबसे बड़ा इस समय जा रहा है लालू यादव और उनके लड़के तेजस्वी यादव तो बंगाल तक गए थे, कलकत्ता गए थे उनके इलेक्शन से पहले, उनसे जाके कहे थे भाई हमसे जो हो सकता है बताइए, मेरी जो भी पार्टी वो आपके साथ खड़ी हुई है। तमिलनाडु स्टैलिन, प्रशांत किशोर ने स्टैलिन की पार्टी का चुनाव प्रबंध संभाला था
और स्टालिन हर मोर्चे पे कह चुके हैं वो कांग्रेस के साथ हैं और वो अपने को यूपीए का पार्ट बोलते ही हैं। अब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ममता बनर्जी नहीं, ऑपोजिशन को भी अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और दोनों चीज़ों कि बिना कांग्रेस के ऑपोजिशन यूनिटी नहीं हो सकती है। क्योंकि जब आप एक नेशनल फ्रंट की बात कर रहे हैं उसमें कांग्रेस को आपको अच्छा लगे या ना लगे वो एक वो है, मैं उस पर भी आऊँगा कि जो लोग बात करते हैं तो कांग्रेस में उन्होंने किसको किया, कमलनाथ मध्य प्रदेश में, भाई अभी तक तो चीफ मिनिस्टर ही थे। आनंद शर्मा को इसलिए कि भाई राहुल गांधी के सामने एक लोग कहते हैं ना G23 खड़ा है, उसके एक प्रमुख सदस्य, और ये सारे लोग ये भी बता दो ये इनके पुराने, उनके साथ ये काम किए, यूथ कांग्रेस डेज से इनके साथ काम किए। कमलनाथ 2001 जो पुराने इलेक्शन हुए थे उसमें वेस्ट बंगाल के प्रभारी थे कांग्रेस की तरफ से, और ममता बनर्जी के साथ मिलकर इन्होंने एक फ्रंट भी बना लिया था। अभिषेक मनु सिंघवी से भी मिली थी। अभिषेक मनु सिंघवी से तो मिलना ज़्यादा ये था कि वो टेक्निकल उसमें था कि जो मुकदमे चल रहे हैं और जो शुभेंदु अधिकारी जी जाके वहाँ सॉलिसिटर जनरल से मिलते हैं क्या क्या, उन सब के लिए शायद मिली थी। केजरीवाल से मिली, और किसान आंदोलन को साधने के लिए वो तो राकेश टिकैत से मिली नहीं थी। राकेश टिकैत तो कलकत्ता तक गए थे और इन्होंने सार्वजनिक मंच पे कहा था कि अब मैं इस किसान आंदोलन के साथ पूरी तरह से हूँ, जहाँ जहाँ ये होगा वहाँ वहाँ मैं जाऊँगी। अब ममता बनर्जी एक बहुत ईमानदारी से एक विपक्ष की कोशिश कर रही हैं कि विपक्ष में वो हो जाए। हालांकि उसमें एक सुखबीर बादल हैं जो एक कॉल दे रहे हैं कि रीजनल पार्टीज की वो एकता होनी चाहिए। वो बेसिकली कह नहीं पा रहे हैं, उनका ये कहना है कि कांग्रेस को निकाल दीजिए। लेकिन ममता बनर्जी ग्राउंड रियलिटी जानती हैं कि बिना कांग्रेस के कोई प्रॉपर यूनिटी नहीं हो पाएगी। तो अब क्या चॉइसेस हैं इनके पास कि पहला तो ये मैंने बता दिया, बिना कांग्रेस के ऑपोजिशन हो ही नहीं सकता है। ये ममता बनर्जी इसकी धुरी क्यों है और क्यों ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी इसकी धुरी है, उसका 3 कारण है। पहला, उन्होंने अभी चुनाव जीता और चुनाव ऐसा वैसा नहीं जीता है जहां पे इस देश के प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। सरकार और पार्टी सब तरह से उनको मुंह की खानी पड़ी और ये पिछली बार से ज्यादा सीट जीत के आ गए। दूसरा ये कि इनका कांग्रेस से इनका रेपट है, पुरानी कांग्रेस वाले नहीं है। सोनिया गांधी से इनका बहुत अच्छा संबंध है, तो वो एक काम आता है इनके। और तीसरा मेरे ख्याल में ये कि विपक्ष के करीब करीब सब नेताओं से जो कांग्रेस के साथ नहीं भी बैठने को तैयार हैं, चाहे वो केजरीवाल हो या कोई हो, सबसे ये संपर्क में रहती हैं। प्रशांत किशोर फैक्टर मैंने बता दिया, प्रशांत किशोर फैक्टर की वजह से बहुत से नेताओं से इनका संपर्क और अच्छा हो जाता है। अब मैं एक बात कर लूँ जो ये बार बार एक आती है कि जो बीजेपी की तरफ से स्पॉन्सर होती है कि अच्छा ये बताइए आपका प्रधानमंत्री कौन, अच्छा ये बताइए आपका प्रधानमंत्री कौन। और उसको ठीक करने के लिए 2-3 चीजें ममता बनर्जी ने शुरू की हैं। पहली चीज, ये प्रधानमंत्री कार्यालय से होता है ना कि गुजरात मॉडल, उन्होंने एक बंगाल मॉडल की बात शुरू कर दी है। दूसरा, गुजरात की 26 सीटें हैं आपके पास कुल एमपी की। अगर 26 सीट वाले राज्य का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो 42 सीट वाले राज्य वेस्ट बंगाल का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? पहला प्रश्न, क्योंकि ये भी किसी ना किसी को ही आंसर देना होगा। अच्छा, इसके बाद एक, क्योंकि अभी क्या है ना, सारा मीडिया जो मैनेज मीडिया है वो तो बीजेपी के हिसाब से अपने आप से प्रश्न पूछ रहा है या प्रश्न नैरेटिव सेट कर रहा है। कोई जरा बीजेपी से पूछे कि मोदी के बाद कौन, भाई ये तो बताए ना मोदी के बाद कौन, या बीजेपी में मोदी के अलावा और कौन, ये भी एक प्रश्न है और ये इंटरेस्टिंग प्रश्न होगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि जो ये बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस एक परिवार के उसमें है, गांधी परिवार में, थोड़ी देर जल्दी से याद कर लीजिए। 89 में गांधी परिवार का आखिरी व्यक्ति राजीव गांधी हुए थे। 89 के बाद 32 साल बीत गए हैं, 3 बार कांग्रेस की फुल टर्म सरकार रही है, 3 प्रधानमंत्री का टर्म हुआ है। गांधी परिवार का तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। एक दूसरा, एक चीज और याद कर लीजिए, जो ये कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन। 91 में जब राजीव गांधी की हत्या हो गई और कांग्रेस जीत के आई, उस समय कौन था, उस समय कांग्रेस का चेहरा कौन था प्रधानमंत्री का? नहीं था ना कोई। फिर नरसिम्हा राव बाद में जब इलेक्शन हो गया, सब हो गया, तब बने ना। तो ये बेमानी प्रश्न है कि अच्छा आप अपना चेहरा बताइए, अपना चेहरा बताइए। क्योंकि इसमें एक चीज और पूछनी चाहिए, जो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ उसमें ड्रॉप किसको किसको किया गया? जो भी रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, संतोष गंगवार, डॉक्टर हर्षवर्धन जो भी थे, प्राइमरली इस बार सबने कहा है कि अब क्राइटेरिया ये है कि एलिजेंस,
आपकी मोदी जी के प्रति भक्ति या प्रतिबद्धता कितनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत आपकी काबिलियत के या बीजेपी के पुराने आदमी होने से। तो आपके यहां तो क्राइटेरिया ये है, आप दूसरे से पूछ रहे हैं कि अच्छा चेहरा बताओ, अच्छा वो बताओ। एक अखिलेश यादव का आज मैंने एक बयान आज पेपर में पढ़ा है, कल उन्होंने बहुत साफ साफ और बिल्कुल ठीक बात पूछी है। उन्होंने कहा है कि भाई बसपा और कांग्रेस को ये क्लियर कर लेना चाहिए कि उनका विरोधी कौन है। जब वो इलेक्शन में आ रहे हैं 2022 के इलेक्शन में, तो उनको क्लैरिटी होनी चाहिए कि उनका विरोधी कौन है। और इस बयान में बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं जिसका जो आप भी समझते हैं, क्योंकि अगर आप इतनी रीजनल पार्टीज हैं, वो ये कल के दिन बीजेपी से नहीं पूछना शुरू करेंगे आपका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन, बताइए ना। ये तो पूछ सकते हैं ना, अगर आपका प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन तो आपका सीएम कैंडिडेट कौन। क्योंकि एक चीज और समझ लीजिए, जो इस समय आप देख रहे हैं, अब वो चेंज कांग्रेस मुझे दिख रही है। कांग्रेस आज बहुत आसानी से जूनियर पार्टनर का रोल उसको समझ में आ गया है कि आज मैं डिक्टेट नहीं कर सकता हूं। वो जो कांग्रेस आज से 20 साल पहले नहीं मेरा ही आदमी वो बनेगा, उससे अलग हट चुकी है। वो जूनियर पार्टनर के रोल में बहुत सी स्टेट में कर रही है और बड़ी स्टेटों में कर रही है। बिहार में जूनियर पार्टनर है, महाराष्ट्र में जूनियर पार्टनर है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये उसको भी समझ में आ गया है। कुमार स्वामी को वो जो मुख्यमंत्री बनाते हैं ज्यादा एमएलए होने के बाद भी, तो ये समझ में आ रहा है। क्योंकि अब हो क्या रहा है, बीजेपी को अगर आप ध्यान से समय देखिए ना, तो उस पर कोई नेगेटिव नहीं हो रहा है। बीजेपी 2019 से आज की तारीख में कमजोर हुई है कि नहीं हुई है, ये बता दीजिए। बीजेपी के अंतर्विरोध आए हैं कि नहीं आए हैं। वेस्ट बंगाल में जिस तरह से मुकुल रॉय और बाबुल सुप्रियो, वो मुकुल रॉय तो छोड़ के वापस तृणमूल चले गए, बाबुल सुप्रियो कह रहे हैं कि मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। आपस में उनके जो दिलीप घोष और उनके बीच किस तरह की बातचीत हो रही है, ये मीडिया नहीं दिखा रही है। उत्तराखंड में आपने 3 चीफ मिनिस्टर बदल चुके हैं पिछले 1-1.5 साल में। भाई चीफ मिनिस्टर आप बदल रहे हैं तो कुछ ना कुछ, ड्राइवर बदल रहे हैं तो कुछ गाड़ी की दिक्कत नहीं है ना, ड्राइवर ही कुछ नहीं चला पा रहा है आपके हिसाब से। कर्नाटका में आपको चेंज करना पड़ रहा है ना, चेंज ऑफ लीडरशिप क्यों कर रहे हैं। यूपी में क्या हुआ, यूपी में योगी जी बिल्कुल खड़े हो गए और बिल्कुल चुनौती, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और अमित शाह को क्या करना पड़ा, बार बार आके अब कहना पड़ रहा है कि सबसे अच्छा प्रबंधन इनका, सबसे अच्छा यूपी, सबसे अच्छा यूपी। क्योंकि उनको पता है कि अगर आज वो ये राग नहीं अलापेंगे तो उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी के नेतृत्व बदलने की हिम्मत भी करेंगे तो बीजेपी का यहां बंटाधारी होगा। अब यूपी का एक्सपेरिमेंट जो है, देखिए एक चीज और समझ लीजिए, यूपी में एक नया एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने शुरू किया है। वो पक्ष की पार्टी भी हो गई है और विपक्ष की पार्टी भी हो गई है। यहां के कुछ लोगों से उसने अपना कहलाना शुरू किया था, हालांकि योगी जी ने उसको कंटेन कर लिया, नहीं तो विपक्ष का भी रोल था। जो कांग्रेस पंजाब में कर रही थी, अमरिंदर सिंह पक्ष वाले हो गए थे, विपक्ष वाले सिद्धू हो गए थे। अब ममता बनर्जी ने बिसात बिछा दी है। ममता बनर्जी बहुत क्लियर हैं कि ये जो राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, इन सब की जो जमात है वो देश में 63% है। जो राष्ट्रभक्त जो ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं वो 37% है। तो इन लोगों को कैसे पोलराइज किया जाए, अपोजिशन पार्टीज को एक मंच पे कैसे ले आया जाए, ये ममता बनर्जी की क्लैरिटी है। उनको ये भी क्लैरिटी है कि वो जो 5-6 राज्य हैं जहां पे ये इंपॉर्टेंट है इनकी ऑपोजिशन यूनिटी होना, वो अभी उसी पे मेरे ख्याल में ध्यान लगा रही हैं और ये ठीक भी है। अब आने वाला समय ही बताएगा, और मेरे ख्याल में आने वाला समय से ज़्यादा 2022 का उत्तर प्रदेश इलेक्शन ये बता देगा कि 2024 का ऊँट किस करवट बैठेगा। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।